टारो साकामोटो, जो कि एक लेजेंडरी हिटमैन है, अब वो टॉप 3 में भी नहीं आया। ये एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिससे कि प्राइम साकामोटो भी डरता था। इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर थोड़ी बहुत जान तो है, लेकिन उतनी भी जान नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। तो एनिमे वर्ल्ड का जॉन विक यानी कि साकामोटो डेज ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, और भैया मैं तो इस एनिमे पे वीडियो बना बना के इसे मिल्क भी करने लग गया हूं। तो इसी मिल्किंग के प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज हम साकामोटो डेज के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे। वैसे इन केस तुम्हें अगर साकामोटो डेज के बारे में अब तक नहीं पता, तो भैया एनिमे के 2 एपिसोड्स आ गए हैं अब तक, तो उन्हें जाके तुम देख लो। पता नहीं 3 आ गए होंगे, बट मैंने 2 ही देखा है। या फिर मेरी स्टार्टर पैक वीडियो भी देख सकते हो मित्रों, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जो रैंकिंग है ये मेरी पर्सनल रैंकिंग है, आपकी अलग हो सकती है। कलेश करने की कोई जरूरत नहीं कमेंट्स में। वैसे एंगेजमेंट बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो नीचे जाके। तो 10th रैंक पे मैं रखूंगा तानाबाता को। मगर क्यों? आई नो वीडियो की स्टार्ट ही हुई है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रैंकिंग के साथ, बट हियर मी आउट। देखो, भले तानाबाता उतना सीरियस नहीं लगता और उसकी वेपन लिटरली एक गिटार है, बट स्टिल वी कैन नॉट इग्नोर हिज फीट्स। इस बंदे ने अपने म्यूजिक से ओसारागी को अनकॉन्शियस किया था फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, देन उसने साकामोटो तक को अनमूवेबल स्टेट में पहुंचा दिया था। वैसे वो फाइट उतनी सीरियस थी नहीं, क्योंकि अपना साकामोटो, नागुमो और शिन वहां से भाग निकले थे, बट स्टिल तानाबाता को देख के हम समझ सकते हैं कि इस लॉन्डे के अंदर जान तो है। नॉट टू मेंशन तानाबाता ऑर्डर का न्यू मेंबर है मित्रों। अब पावर्स की बात की जाए तो तानाबाता एक म्यूजिशियन है लिटरली, और उसका जो मतलब वेपन है ना ऑफ चॉइस वो है गिटार। आई मीन कि वो अपने गिटार से एक बॉम्ब जैसा एक्सप्लोजन स्ट्राइक करता है, और इसीलिए मैंने लॉन्डे को रखा है 10th स्पॉट पे। मूविंग ऑन, 9th स्पॉट पे मैं रखना चाहूंगा सातोरो गोजो को। अरे किटकैट सेंसे यहाँ कैसे? वेट अ सेकंड, 1 मिनट देखना होगा। Oh sorry, the name is सातोरो योत्सुमुरा। योत्सुमुरा द ऑर्डर के फाउंडिंग मेंबर हैं, जो कि अपने टाइम पे द स्ट्रॉन्गेस्ट थे, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भैया अब उनको शिशिबा नाम का एक कैरेक्टर हरा दिया। अब आप पूछोगे शिशिबा कौन है, और मैं बोलूंगा सब्र करो, इस रैंकिंग में शिशिबा भी आ जाएगा, सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मत पूछना कि ऑर्डर क्या है, बताया था लिटरली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के, JAA ऑर्डर, जाके चेकआउट करो वीडियो। पूरी साकामोटो डेज की प्लेलिस्ट लिंक कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। अब जिन्होंने मांगा पढ़ रखा है वो कह सकते हैं कि शिशिबा वाली फाइट में योत्सुमुरा फुल आउट नहीं गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स शिशिबा योत्सुमुरा का ही एक तरह से स्टूडेंट है। मोरओवर योत्सुमुरा वाज काइंड ऑफ ओल्ड। वेल, इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर थोड़ी बहुत जान तो है, लेकिन उतनी भी जान नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, योत्सुमुरा का काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पास्ट रहा है। उस पास्ट पे हम किसी और वीडियो में खुल के बात करेंगे, बट द पॉइंट हियर इज कि मुझे लगता है कि फाइट के अंदर दोनों फुल आउट गए थे, एंड आई पर्सनली फील कि उस फाइट के दौरान शिशिबा योत्सुमुरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब हाँ, ओल्ड एज वाली चीज को फैक्टर इन करी जा सकती है, स्टिल मैं योत्सुमुरा को 9th स्पॉट पे ही रखना चाहूंगा। अगेन यहाँ आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है, तो आप भी अपनी टॉप 10 रैंकिंग लिस्ट बना सकते हो नीचे, अगर आपने मांगा पर रखा है। अब वेपन की बात की जाए तो योत्सुमुरा एक 3 सेक्शन स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी लॉन्ग रेंज वेपन हम कह सकते हैं। इनफैक्ट इस स्टाफ की मदद से वो मल्टीपल असैसिन्स को एक ही झटके में काट सकते हैं। मूविंग ऑन, 8th रैंक पे जो कैरेक्टर आता है, सॉरी जो कैरेक्टर आती है उसका नाम है ओसारागी, और ओसारागी शिशिबा की पार्टनर पेयर है। तो टॉप 10 की लिस्ट में ओसारागी ओनली फीमेल है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक कैरेक्टर है। जब भी फाइट चल रहा होता है ओसारागी को थोड़ा सा भी केयर नहीं होता कि भैया आसपास कितना डिस्ट्रक्शन मच रहा है। ओसारागी एक राउंडेड चेन सॉ का इस्तेमाल करती है, जिससे वो रोप को अटैच करके रखती है। मतलब वेपन शॉर्ट रेंज में भी बढ़िया काम करेगा, लॉन्ग रेंज में भी रोप फंसा के मारेगी। इसके अलावा मांगा के अंदर ओसारागी काफी फनी है, मतलब उसका कैरेक्टर फनी नहीं है, वो तो काफी सीरियस रहती है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी है कि सिचुएशन न चाहते हुए भी थोड़ा सा फनी बन जाता है, अनलाइक नागुमो जो कि एक्चुअल में बहुत फनी है। अब ओसारागी की बात हो ही रही है तो 7th स्पॉट पे हम और किसी को नहीं बल्कि शिशिबा को ही रख देते हैं। तो शिशिबा करंट ऑर्डर का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंबर है, एंड ऑफ कोर्स वो ओसारागी का पेयर पार्टनर है, बताया था ना मैंने। शिशिबा हैमर को एज अ वेपन यूज करता है। इनफैक्ट वो इसमें इतना महारत हासिल कर लिया है कि वो लॉन्ग रेंज वालों को भी अपने हैमर से
पेल देता है। शिशिबा की खास बात यह है कि वो अपने ओपोनेंट को हराने के साथ साथ इस बात पे भी ध्यान देता है कि आसपास ज्यादा तोड़-फोड़ ना मच रहा हो। एंड नॉट टू मेंशन कि शिशिबा योत्सुमुरा को हरा चुका है, तो मेरे हिसाब से वो 7th स्पॉट डिजर्व करता है। अब 6th रैंक पे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज के वीडियो के स्पॉन्सर से, जो कि कोई नहीं है। जी हाँ, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। लोगों के पास कोई एनिमी नहीं होती है। आई हैव नो एनिमीज एंड आई हैव नो स्पॉन्सर्स। इसीलिए कहता हूं कि कम से कम तुम लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। टारगेट है वीडियो के ऊपर 10K लाइक्स एंड 1K कमेंट। ये टारगेट पूरा होते ही मैं साकामोटो डेज पे और भी अमेजिंग वीडियोस लाऊंगा इंपॉर्टेंट फाइट्स के ऊपर। तो जब तक तुम टारगेट पूरा कर रहे हो, हम रैंक करते हैं कि 6th स्पॉट पे कौन होगा, और मेरे हिसाब से वो होगा ओकी। अब ये रैंकिंग बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि ओकी के बारे में हमें मांगा में अब तक ज्यादा कुछ बताया ही नहीं गया है। जी हाँ, हमें ये तक नहीं पता कि ओकी की पावर क्या है, बट स्टिल मैंने उसे 6th रैंक पे क्यों रखा है? वेल, क्योंकि ओकी द करंट ऑर्डर का लीडर है, और ओकी खुद कहा था कि वो शिशिबा को 1 मिनट के अंदर निपटा सकता है। मोरओवर वो अकेले एक ओवरसीज मिशन पे गया है, मतलब बंदे के अंदर कुछ बात तो होगी। और द ऑर्डर का लीडर होके वो इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल देगा कि वो शिशिबा को 1 मिनट के अंदर निपटा सकता है। तो मेरे हिसाब से वो सच बोल रहा है, और इसीलिए अपन ओकी को रख रहे हैं 6th स्पॉट पे। हालांकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ओकी हो सकता है 1st स्पॉट डिजर्व करे, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जितना आज तक किसी ने देखा ही ना हो, या फिर वो टॉप 10 तक में नहीं आए क्योंकि वो वीक हो, ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हो। तो कुछ भी हो सकता है। अभी के हिसाब से मैं उसे 6th स्पॉट दे रहा हूं। सुन के अच्छा लगा। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं टॉप 5 के लिस्ट में, लेकिन उससे पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। बोले तो ये कैरेक्टर्स भी एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फॉर सम रीजन ये टॉप 10 के लिस्ट में नहीं आ सके। तो ऑनरेबल मेंशंस में मैं सबसे पहले रखना चाहूंगा 2 स्नाइपर्स को। इनका नाम है माशिमो एंड कामिहाटे। देखो, आइडियली ये दोनों स्नाइपर्स बहुत ही ज्यादा डेडली हैं, लेकिन इनकी जो स्पेशलिटी है ना, वही काइंड ऑफ इनकी वीकनेस है। कैसे? वेल, स्नाइपर होने के कारण ये लोग दूर से ही किसी को भी टपका सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी डेडली। लेकिन इस साकामोटो डेज के अंदर जो टॉप कैरेक्टर्स हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, वो कहीं ना कहीं स्नाइपर लोगों से बच जाते हैं, और फिर स्नाइपर के क्लोज आके उन्हें एक घुसंड में ही टेक आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इन दोनों को टॉप 10 में नहीं रखा है। वैसे एक मैं आइडिया दे दूं कि ये लोग कितने अच्छे हैं। कामिहाटे लिटरली द ऑर्डर का मेंबर है, और माशिमो लिटरली अपने बुलेट को रिफ्लेक्ट कराता है, राउंड घुमाता है, तो समझ लो कितना बढ़िया उसका निशाना होगा। इनके अलावा ऑनरेबल मेंशंस में आएगी इत्सुको सातोदा। देखो, सातोदा फिलहाल काफी ओल्ड है, लेकिन अपने प्राइम टाइम में वो काफी ज्यादा लीथल थी। इतना लीथल कि कहा जाता है कि सातोदा पे हमला कर पाना ही इम्पॉसिबल था। लिटरली वो आज तक जितने भी मिशंस पे गई थी, एकदम अनहार्म्ड वापस लौटती थी। अब प्राइम सातोदा मेरे हिसाब से टॉप 10 में इजीली आ जाती, एंड दिस एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम विद साकामोटो डेज। मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उनके पावर करंट स्टेट में एंड प्राइम स्टेट में काफी डिफर करते हैं, तो उन्हें रैंक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपकी रैंकिंग मेरे से अलग हो सकती है, तो अपनी रैंकिंग भी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मांगा पर रखा है, ऐसे ही हवाएं मत करना। कुछ और ऑनरेबल मेंशंस का नाम ले तो अपना क्लैरवॉयंट शिन, देन किंडाका जो कि ऑर्डर का एक और फाउंडिंग मेंबर है, देन गाकू जो कि स्लर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, देन कानागुड़ी जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, देन रियोन एंड फ्यू मोर। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो कमेंट्स में आप लोग बता देना। खैर, इसी के साथ हम फाइनली टॉप 5 के अंदर एंटर कर रहे हैं, जहां मैं 5th स्पॉट पे रखना चाहूंगा अपने फेवरेट कैरेक्टर योइची नागुमो को। नागुमो एक बहुत ही चिल टाइप का बंदा है, जो कि जॉन विक के लैंग्वेज में एक्स कम्युनिकाडो हो गया है। इस बंदे के जोक्स बहुत लीथल रहते हैं मित्रों, मतलब लिटरली इसे आप सीजन 1 के आने वाले एपिसोड्स में देख पाओगे। नागुमो कई सारे वेपन्स को मास्टर कर चुका है, और इसे अपने वेपन मास्टरी पे इतना ज्यादा भरोसा है कि ओपोनेंट को मारने से पहले ये चूज करता है कि भैया कौन से वेपन से मारूं, अब वो भी डाइस फेंक के या घुमा के, मतलब जो भी होता है वो करके, डाइस स्पिन करके। इसके अलावा नागुमो किसी की भी अपीयरेंस को कॉपी कर लेता है, विच अगेन इज वेरी ओपी थिंग। ग्रैनी मिया की माने तो नागुमो करंट साकामोटो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऑफ कोर्स अपना साकामोटो पिछले कई सालों से रिटायर होके मोटा होके बैठा हुआ है। सो यस, अगर आप चाहो तो नागुमो को आप साकामोटो से ऊपर रैंक कर सकते हो, बट स्टिल मैंने उसे 5th रैंक दिया है, क्योंकि 4th रैंक मैं दूंगा साकामोटो को।
आई नो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टारो साकामोटो जो कि एक लेजेंडरी हिटमैन है, अब वो टॉप 3 में भी नहीं आया। वेल यहां हम मिक्सचर ऑफ साकामोटो की बात कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ करंट साकामोटो की, उसके प्राइम की नहीं। अगेन लेट मी एक्सप्लेन। तो तुम में से कई लोग बोल सकते हो कि साकामोटो एकदम से वेट लूज करके प्राइम जितना स्ट्रांग बन जाता है, एंड आई वुड से कि ऐसा नहीं है। देखो साकामोटो 5 साल से रिटायर्ड है एंड वो कुछ भी कर ले अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि वो अपने प्राइम जितना स्ट्रांग तो नहीं है। उतना स्ट्रांग बनने के लिए उसे शायद फिर से ट्रेन करना होगा। ऐसे भी ये बात मैं नहीं बल्कि साकामोटो की हीलर खुद कह रही है। इसके अलावा साकामोटो फिलहाल नो किल वाले रूल को फॉलो करता है, जिस वजह से वो अपने ओपोनेंट्स को समाप्त कर ही नहीं सकता। तो हाँ, उसको ऐसे नाक पकड़ना पड़ता है घूम के, विच इज नॉट अ गुड थिंग। इसके लिए नेगेटिवली ही काम करती है वो। वेपन्स की बात की जाए तो साकामोटो का ऐसा कोई वेपन चॉइस नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट में जो चल रहा है उसी को कुछ वेपन बना के वो यूज करता है ओपोनेंट के खिलाफ। अब यहां मैंने थोड़ी सी मिक्स्ड रैंकिंग करी है साकामोटो की, और ऐसा मैंने क्यों किया है चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर हम साकामोटो को उसके करंट एनिमे फॉर्म से रैंक करते हैं तो वो शायद 7th या 8th स्पॉट पे आएगा। देन करंट मांगा फॉर्म के हिसाब से वो 4th या 5th स्पॉट पे आएगा, एंड अपने प्राइम फॉर्म में वो 3rd या 2nd स्पॉट पे होगा। तो तुम ही बताओ कहां रखूं मैं उसे 1 to 7 के बीच में। इसीलिए मैंने मिला जुला के उसे एक 4th रैंक दे दिया है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं साकामोटो डेज के कैरेक्टर को रैंक करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से मैं बनाया हूं ये रैंकिंग। इनफैक्ट स्क्रिप्ट को वरद लिखा था, उसमें वो जो रैंकिंग किया था मैंने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया और स्क्रिप्ट को ही पूरा बदला है। बट स्टिल थैंक यू वरद फॉर हेल्पिंग मी विद द स्क्रिप्ट, और हाँ थैंक यू एडिट के लिए शुभजीत को। दोनों को थैंक यू बोलना पड़ता है भाई, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाँ, इन रैंकिंग्स पे अगर तुम्हारी अलग कुछ ओपिनियन है तो कमेंट से बताना। कितनी बार बोलूंगा मैं ये बात। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और 3rd स्पॉट पे मैं रखना चाहूंगा टॉरेस को। टॉरेस अभी करंट ऑर्डर का मेंबर है जो कि साकामोटो को मल्टीपल टाइम्स हरा चुका है, शायद 5 बार अब तक, और वो भी तब जब उसका इंटेंट साकामोटो को मारने का था ही नहीं। इनफैक्ट टॉरेस तो चाहता है कि साकामोटो लॉन्ग जिए, किल्स वगैरह करना शुरू कर दे, जिससे साकामोटो के सर पे जो बाउंटी है वो और बढ़ जाए, और जब बाउंटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब टॉरेस जाके साकामोटो को मारेगा और पैसा क्लेम करेगा। बात यह है ना कि टॉरेस है बहुत गरीब और उसके सर पे है बहुत बड़ा कर्ज जो कि उसे है चुकाना, इसीलिए उसको चाहिए पैसा। टॉरेस इतना गरीब है कि वो गोली नहीं यूज करता है, सैंड ब्लास्टर्स का इस्तेमाल करता है अपने हथियार के रूप में। बुलेट ज्यादा एक्सपेंसिव होती है ना, इसीलिए। तो अब टॉरेस से आगे बढ़ के हम पहुंच गए हैं 2nd स्पॉट पे, और 2nd स्पॉट पे मैं जिस बंदे को रखने वाला हूं वो एक्चुअली में 1st स्पॉट वाले बंदे को हरा चुका है। मैं बात कर रहा हूं उजुकी की, जिसे आप एक्स या फिर स्लर के नाम से भी जानते होंगे। उजुकी बेसिकली साकामोटो और नागुमो का फॉर्मल साथी था, जिसे कि प्राइम साकामोटो ऑलमोस्ट मार ही दिया था, हरा दिया था, लेकिन समहाउ उजुकी बच गया। देन उजुकी स्लर का फॉर्मेशन किया जहां वो असैसिन्स को खत्म करने में लगा हुआ है। उजुकी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो कि हम कह सकते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जहां उजुकी अगर बहुत स्ट्रेस या परेशानी में आ जाता है तो वो किसी और कैरेक्टर में लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब नागुमो वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जहां सिर्फ लुक्स आएगा, नहीं, पावर्स वगैरह सब। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस इतने एक्यूरेट होते हैं कि कोई भी डिफरेंस बता ही नहीं सकता। इसी का इस्तेमाल करके तो उजुकी रैंक 1 वाले को हराया था। हाँ, उसी का रूप ले लिया। ऑल्दो जब रैंक 1 वाला बंदा हारा था, जो कि मैं बताऊंगा कौन है, तो वो उस टाइम तक काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। इसीलिए भले उजुकी रैंक 1 को हरा चुका है, लेकिन मैं इस लॉन्डे को रैंक 1 तो नहीं दे सकता। भैया तुम रैंक 2 पे चुपचाप बैठो, क्योंकि रैंक 1 सिर्फ एक बंदा डिजर्व करता है, जो कि साकामोटो डेज का आज तक का सबसे खतरनाक असैसिन है, एक लेजेंड है, हु इज नन अदर देन ताकामुरा। ताकामुरा को साकामोटो डेज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, जिसे कि प्राइम साकामोटो भी नहीं हरा सकता। इनफैक्ट ये एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिससे कि प्राइम साकामोटो भी डरता था। ताकामुरा एक कटाना होल्ड करता है, जिससे वो लिटरली सुकुना माफिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैशेस मार सकता है। ताकामुरा के जो स्वॉर्ड स्किल्स है ना, वो इस लेवल पे हैं कि एक बार वो अपने ही हाथ को काट के वापस जोड़ लिया था। इसका एक्सप्लेनेशन बेसिकली ऐसा है कि ताकामुरा एक बार अपने हाथ को
इतने प्रिसाइज वे में काटा था कि उसके सेल तक को पता नहीं चला कि हाथ कटा है, मतलब कि सेल्स कोई भी डैमेज हुए ही नहीं। घर का फैन हेलीकॉप्टर पे लगाता है तुम? अरे ये तुमको पता है कि घर का फैन, हमको पता है कि ये घर का फैन है, हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है कि ये घर का फैन है। तो हाँ, सेल डेड नहीं हुए तो हाथ को वापस से अटैच कर लिया गया। तो इतना प्रिसाइज है भैया इसका तलवार चलाने का तरीका। एक पॉइंट पे तो ताकामुरा के अगेंस्ट एक्स ऑर्गेनाइजेशन साकामोटो और नागुमो तीनों आ गए थे, स्टिल बंदा भारी पड़ रहा था। दिस क्लियरली शोज कि ताकामुरा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और भले वो उजुकी से हार गया जो भी रीजन है, बट स्टिल नंबर 1 पे इसके अलावा मैं किसी और को रख ही नहीं सकता। अगर मैंने रख दिया ना तो साकामोटो डेज के जो मांगा फैंस हैं वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए नंबर 1 ताकामुरा, द वन एंड ओनली ताकामुरा, और कोई नहीं, ठीक है। तो फाइनली हमारी टॉप 10 कैरेक्टर्स की लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड आई नो मांगा फैंस बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे इस लिस्ट से, तो अपनी लिस्ट बनाओ ना कमेंट में, कौन रोक रहा है तुम्हें। बाकी बस पीसफुली लिस्ट बनाना, गाली गलौच मत करने लगना, मेरा दिल है ना वो दुखने लगता है इससे। साथ ही टारगेट याद है ना वीडियो का, 10K लाइक्स और 1K कमेंट चाहिए मेरे को, तभी साकामोटो डेज के लेजेंडरी फाइट्स पे वीडियोस आएगी मित्रों। लिटरली 190 प्लस चैप्टर्स है जिन्हें मैंने निपटा दिया है, तो अब मुझे काफी ज्यादा ज्ञान है, तो चाहिए कि नहीं वीडियो। जो ये छे। अब चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.